जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग मौर्य प्रशासन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मौर्य प्रशासन का स्वरूप कैसा था, मौर्य साम्राज्य में शासन व्यवस्था का संचालन किस प्रकार से होता था। तो आइए प्रारंभ करते हैं। टॉपिक है मौर्य प्रशासन। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये मौर्य, तो मौर्य एक राजवंश का नाम था और मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना आपको पता है, पिछले क्लास में हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक व्यक्ति ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो मौर्य वंश के शासनकाल में शासन व्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था के स्वरूप कैसा था, शासन व्यवस्था का संचालन कैसे होता था, इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि प्रशासन का मतलब क्या होता है, प्रशासन कहते किसे हैं या प्रशासन का मतलब क्या होता है। तो प्रशासन का परिभाषा होगा किसी देश कहें या राज्य कहें या साम्राज्य कहें, तो किसी देश, राज्य या साम्राज्य के शासन व्यवस्था को संचालित करने वाली तंत्र, किसी देश के शासन व्यवस्था को संचालित करने वाला जो तंत्र होता है, उसी तंत्र को हम क्या कहते हैं, प्रशासन। आपको पता है, पूर्व में भी हमने कह दिया था कि भारत का जो सबसे प्राचीन साम्राज्य था, उस साम्राज्य का नाम था मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था, तो मौर्य साम्राज्य में प्रशासन को शासन की सुविधा के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा गया था। मौर्य प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। और सबसे पहले जान ले कि मौर्य प्रशासन के जानकारी के अगर स्रोत की बात करें कि मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या है, तो ऐसे तो कई स्रोत हैं, लेकिन 2 प्रमाणिक स्रोत हैं। पहला है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना चाणक्य ने किया था, और दूसरा जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। ये 2 ऐसे पुस्तक हैं जिस पुस्तक से हमें मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में क्या होती है, हमें जानकारी मिलती है। तो मौर्य प्रशासन को सुविधा के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा गया था। पहला है केंद्रीय प्रशासन, पहला है केंद्रीय प्रशासन। दूसरा प्रांतीय प्रशासन। तीसरा नगर प्रशासन। चौथा ग्राम प्रशासन। मतलब मौर्य साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 भागों में बांटा गया था। हालांकि प्रशासन का केंद्र राजा थे, राजा के नाम से ही संपूर्ण साम्राज्य का शासन व्यवस्था संचालित किया गया था। लेकिन शासन की सुविधा के दृष्टिकोण से मौर्य प्रशासन को
4 भागों में बांटा गया था। जो सबसे ऊपर था नंबर 1 में, उसका स्थान है केंद्रीय प्रशासन। नंबर दूसरा लेवल पर प्रांतीय प्रशासन, तीसरा स्थान पर नगर प्रशासन, और जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह चौथा लेवल पर थी, उसका नाम था ग्राम प्रशासन। तो आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे केंद्रीय प्रशासन पर। सबसे पहला हम लोग केंद्रीय प्रशासन को जानेंगे। तो आपको बता दें कि केंद्रीय प्रशासन का जो प्रधान की बात कर ले कि केंद्रीय प्रशासन का जो प्रधान था वो कौन थे? राजा थे। मतलब शासन की बागडोर राजा के हाथ में निहित थी, मौजूद थी। सत्ता का केंद्र राजा होता था, लेकिन एक बात है, राजा का पद वंशानुगत था, लेकिन वंशानुगत होने के बाद भी राजा निरंकुश नहीं था। राजा निरंकुश नहीं था। राजा पर मंत्री परिषद का क्या था? नियंत्रण था। अब मन में होगा कि ये मंत्री परिषद क्या होता है? मंत्री परिषद क्या होता है? तो मंत्री परिषद का मतलब होता है मंत्रियों का समूह। मंत्री परिषद का मतलब क्या होता है? मंत्रियों का समूह होता है। और इन मंत्रियों की नियुक्ति की बात करते हैं कि इन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता था? तो ये मंत्रियों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी, लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति के पूर्व उनके व्यक्तित्व को काफी जांच पड़ताल किया जाता था। उनके व्यक्तित्व की, उनके आचरण की जांच पड़ताल की जाती थी। काफी जांच पड़ताल के बाद तब मंत्रियों को उनके पद पर बहाल किया जाता था। और मंत्रियों की जो जांच पड़ताल होती थी उन्हें उपधा परीक्षण कहा जाता था। मतलब मंत्रियों के जो व्यक्तित्व की जांच होती थी, उन व्यक्तित्व के जांच को हम उपधा परीक्षण के नाम से जानते हैं। आपको बता दें, चाणक्य जिन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा किया है, और चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों का चर्चा किया है। राज्य के कितने अंग हैं? 7 अंग हैं। और राज्य के इस 7 अंग को क्या नाम दिया गया? राज्य का सप्तांग सिद्धांत नाम दिया गया। चाणक्य के अनुसार राज्य के 7 अंग कौन कौन है? राज्य के जो 7 अंग है उसमें पहला अंग है, सबसे जो महत्वपूर्ण है वह राजा है। यह शासन के केंद्र बिंदु थे। दूसरा जो अंग है उनका नाम है अमात्य, और अमात्य का मतलब होता है प्रधानमंत्री। मौर्य काल में जो अनेक मंत्री होते थे, उन मंत्रियों के हेड को अमात्य मतलब प्रधानमंत्री कहा जाता था। राज्य के सप्तांग का जो तीसरा अंग है उनका नाम है जनपद। चौथा दुर्ग मतलब राजा का किला। 5वां में आता था कोष मतलब राजा का खजाना। राज्य का जो 7वां अंग था वह सेना, क्योंकि सेना ही प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में सहायता करता था। और जो 7वां अंग है वह मित्र मतलब राजा के सहयोगी। मंत्री परिषद की बात करें तो हमने पहले कह दिया, मंत्री परिषद मंत्रियों का समूह था। और मौर्य काल में मंत्री परिषद में कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मंत्री होते थे। मौर्य काल में मंत्री परिषद में कम से कम 12 और अधिक से अधिक 20 मंत्री होते थे।
इन मंत्रियों के वेतन की बात करें, मंत्री के अगर हम वेतन की बात कर लें तो मंत्री दो प्रकार के होते थे। मंत्री दो प्रकार के होते थे, लेकिन साधारण मंत्री को, जो साधारण प्रकार के मंत्री हुआ करते थे, जो किसी विभाग के अध्यक्ष नहीं होते थे, तो साधारण मंत्रियों को 12,000 पन वार्षिक वेतन मिलता था। और जो विभाग के अध्यक्ष होते थे, मौर्य काल में विभाग को तीर्थ कहा जाता था, और अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है। कितने थे? 18। और जो तीर्थ को कितना वेतन मिलता था? तो 48,000 पन वार्षिक वेतन मिलता था। वार्षिक का मतलब है कि जो बड़े मंत्री होते, जो विभाग के अध्यक्ष होते थे, उन्हें सालाना 48,000 और साधारण मंत्रियों को सालाना 12,000 पन वेतन मिलता था। फिर आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर पन क्या है, पन का मतलब क्या होता है? तो मुद्रा की इकाई। मौर्य काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था? पन कहा जाता था। जैसे वर्तमान समय में हम लोग क्या कहते हैं, रुपया कहते हैं, उसको पहले पन कहा जाता था। आपको बता दें कि राजा के कार्यों में सहायता के लिए जो बड़े बड़े मंत्री होते थे, इसमें वित्त मंत्री को, अगर हम वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्री को सन्निधाता कहा जाता था। वित्त मंत्री या कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री को अमात्य कहा जाता था। कृषि विभाग के अध्यक्ष की बात करें तो कृषि विभाग के अध्यक्ष को शीताध्यक्ष कहा जाता था। उद्योग के प्रधान की बात करें तो उद्योग के प्रधान को कर्मांती कहा जाता था। वैश्या पर नियंत्रण करने वाले को गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। गणिकाध्यक्ष, जहाज पर कंट्रोल वाले को पौतवाध्यक्ष, बुचरखाना के प्रधान को, बुचरखाना जहां पर मवेशियों की कटाई होती थी उसको शूनाध्यक्ष कहा जाता था। सड़क निर्माण करने वाले अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था। वन विभाग के प्रधान को आटविक कहा जाता था। टकसाल के प्रधान को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद मुद्रा का निरीक्षण करने वाले, मुद्रा का जो निरीक्षण करते थे, तो मुद्रा का निरीक्षण करने वाले को रूपदर्शक कहा जाता था। वन विभाग के प्रधान को आटविक कहा जाता था। तो ये बड़े बड़े पदाधिकारी थे जिनका काम था अपने अपने डिपार्टमेंट की क्या करना, देख रेख करना और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से क्या करना, चलाना। और ये सारे पदाधिकारी शासन कार्य में, प्रशासन में राजा की सहायता करते थे। प्रशासन का जो दूसरा स्तर था उसका नाम था प्रांतीय, प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन का मतलब होता है राज्य का शासन, राज्य का शासन। और आपको बता दें कि मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा जाता था। ऐसे प्रांत को अंग्रेजी में हम लोग स्टेट कहते हैं। प्रांत को सूबा भी कहा जाता था, लेकिन मौर्य काल में प्रांत को सामान्यतः चक्र कहा जाता था। प्रांत का जो शासन चलाने वाले पदाधिकारी थे उनका नाम था प्रांतपति, और प्रांतपति के पद पर सामान्यतः
राजकुमार को नियुक्त किया जाता था। क्योंकि प्रांत के पद पर राजकुमार को नियुक्त किया जाता था, अतः प्रांतपति को क्या कहा जाता था? कुमार कहा जाता था। राज्य में अगर बात करते हैं कि राज्य में भी वित्त व्यवस्था की देखरेख करने वाले कर्मचारी अलग थे, शांति व्यवस्था रखने की जिम्मेवारी किसी अन्य को थी। राज्य की संख्या बात करें कि मौर्य काल में प्रांत कितने थे, तो मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी और इन प्रांतों के नाम हैं क्रमशः, एक में उत्तरापथ और उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा जो प्रांत था अवंती, और अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। मौर्य काल में जो तीसरा प्रांत था वह था कलिंग, और कलिंग की राजधानी तोसली या तोसाली। अगर चौथा मौर्य काल का जो प्रांत था वह था दक्षिणापथ, और दक्षिणापथ की राजधानी की अगर हम बात करें तो सुवर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी। और जो पांचवा प्रांत था उसका नाम था प्राच्य मतलब केंद्रीय प्रशासन, और यहां इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ये मौर्य काल के प्रमुख 5 प्रांत थे और अलग अलग प्रांत में कुमार के पद पर अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। और मैंने आपको पहले कह दिया कि प्रांत के जो प्रांतपति होते थे वो राज परिवार के व्यक्ति ही हुआ करते थे। प्रांत के बाद शासन का जो तीसरा अंग है उसका नाम है नगर शासन या नगर का प्रशासन। नगर शासन का मतलब होता है नगर के शासन व्यवस्था को, नगर के शासन व्यवस्था को चलाने वाला तंत्र। नगर के शासन व्यवस्था को चलाने वाले तंत्र को हम नगर प्रशासन के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें, मौर्यकालीन नगर प्रशासन का चर्चा, कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन के बारे में चर्चा किया है किसने? मेगास्थनीज ने किया है। मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका नामक किताब लिखा है, तो इंडिका नामक पुस्तक में मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के बारे में चर्चा किया है। और मेगास्थनीज लिखते हैं कि मौर्य काल में नगर का शासन 30 व्यक्ति का एक परिषद चलाती थी, और 30 व्यक्ति वाली जो परिषद थी वह 6 समिति में बटी थी। तो मौर्य काल में नगर का शासन के बारे में चर्चा मेगास्थनीज ने किया है। इसकी चर्चा हमको इंडिका से मिलती है, और इंडिका में लिखा गया है कि मौर्य काल में नगर के शासन व्यवस्था को चलाने वाले जो परिषद थी उस परिषद में कितने व्यक्ति थे? 30 व्यक्ति थे। और 30 व्यक्ति वाली परिषद 6 समिति में क्या थी? विभक्त थी, बटी थी। और प्रत्येक समिति की बात करते हैं तो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 5। तो हमने कहा मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन नगर प्रशासन के बारे में चर्चा किया है, और उन्होंने लिखा है कि मौर्यकाल में नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली एक परिषद चलाती थी, और 30 सदस्यों वाली परिषद 6 समिति में क्या थी? बटी थी। और प्रत्येक समिति में कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे। उन समिति के नाम की बात करें जो नगर के शासन के चलाते थे, तो समिति के नाम की चर्चा कर दे कि वह कौन कौन समिति थी जो नगर के शासन व्यवस्था को चलाते थे। तो मौर्य काल में नगर के शासन व्यवस्था को चलाने वाली जो पहली समिति थी उसका नाम था शिल्प कला समिति। शिल्प
कला समिति। और शिल्पकला समिति का काम क्या था? तो विभिन्न प्रकार के हाथ से बनाए गए जो वस्तुएं थी, जो सामग्री थी, उसकी देखरेख करना इसका काम था। जो दूसरी समिति थी उसका नाम था वैदेशिक समिति। दूसरी समिति कौन थी? वैदेशिक समिति। और वैदेशिक समिति के काम था कि विदेशियों के आने पर उनकी देखरेख करना, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था करना। मौर्य काल में जो तीसरी समिति थी उसका नाम था जनसंख्या समिति। क्या नाम था? जनसंख्या समिति। और जनसंख्या समिति के काम क्या था कि जन्म और मृत्युओं का जनगणना करना और जन्म और मृत्यु का क्या करना? प्रमाण पत्र तैयार करना। चौथी समिति था वाणिज्य और व्यापार समिति। वाणिज्य व व्यापार समिति। और वाणिज्य और व्यापार समिति का काम क्या था? तो वाणिज्य और व्यापार की देखरेख करना। पांचवी जो समिति थी उसका नाम था वस्तु निरीक्षण समिति। और वस्तु निरीक्षण समिति का काम क्या था कि जो नगर में वस्तु का निर्माण होता था, जो वस्तुएं बनती थी, उन वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच पड़ताल करना। और जो छठी समिति थी वह थी कर समिति। वस्तु पर कर का निर्धारण करना और कर की वसूली करना। प्रशासन की जो चौथी इकाई थी मौर्य काल में, जो प्रशासन का चौथा स्तर था, उनका नाम था ग्राम शासन। ग्राम शासन। और मौर्य काल में जो ग्राम शासन था, यह शासन की सबसे छोटी इकाई थी। शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उसका नाम था ग्राम शासन। और आपको बता दें कि इसके जो प्रधान होते थे, ग्राम शासन के जो प्रधान होते थे, तो वर्तमान में तो उसको मुखिया कहते हैं, लेकिन ग्रामिक या ग्रामीणी, ग्रामिक या ग्रामीणी गांव के शासन के प्रधान होते थे। और गांव में एक प्रशासनिक अधिकारी होते थे। गांव में एक प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जिस अधिकारी का काम क्या था कि ग्रामिक या ग्रामीणी के कार्यों में सहायता देना। उस अधिकारी का नाम था भोजक। तो गांव में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव के प्रधान को ग्रामीणी या ग्रामिक कहा जाता था। गांव में एक प्रशासनिक अधिकारी होते थे जिनकी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी, उसका नाम क्या था? भोजक। इसके अलावा मौर्य काल में जिला भी हुआ करता था, जिला का भी एक शासन होता था। और मौर्य काल में जिला को आहार कहा जाता था। जिला को आहार कहा जाता था। और जिला से ऊपर भी एक संस्था थी जिसको मंडल कहा जाता था। और मंडल वर्तमान में कमिश्नरी के समकक्ष था। तो अगर प्रशासन तंत्र की बात किया जाए तो एक बार मौर्य प्रशासन का सिस्टम दिया जाए तो सबसे ऊपर हो जाएगा केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन नंबर 1 में आएगा। 2 में आ जाएगा प्रांतीय प्रशासन। तीसरा नंबर पर आ जाएगा नगर प्रशासन। चौथा अगर प्रशासन का तंत्र हमने चर्चा किया वह था ग्राम प्रशासन। लेकिन चारों के अलावे प्रशासन का एक और लेवल था मंडल, मतलब वर्तमान कमिश्नरी। और
मंडल से नीचे मतलब कमिश्नरी से नीचे जिला होता था, जिससे मौर्य काल में आहार कहा जाता था। तो ये था मौर्यकालीन प्रशासन। अब सैन्य व्यवस्था की चर्चा कर ले कि मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो सेना मौर्यकालीन प्रशासन का आधार था। मतलब प्रशासन का अगर ये आधार करे, प्रशासन का अगर आधार स्तंभ कोई था तो वो क्या था? सेना। और मौर्य काल में जो सेना थी, कितने विभाग थे? 6 विभाग थे। मतलब मौर्यकालीन सेना 6 भागों में क्या थी? बटी थी। उन 6 का नाम है, नंबर 1 पैदल सेना, दूसरा जो सेना का अंग था उसका नाम था अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, अश्व सेना। तीसरा जो सेना का अंग था वह था गज, मतलब हाथी सेना। सेना का जो चौथा अंग था रथ सेना, मतलब रथ पर चढ़कर चलने वाली सेना। सेना का जो 5वां था अंग उसका नाम था नौसेना, नौसेना। और छठा जो अंग था उसका नाम था सैन्य यातायात विभाग, सैन्य यातायात विभाग। इसका काम क्या था कि सेना के लिए पहले से उसके लिए सुरक्षित मार्ग की देखरेख करना। सेना जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए तो सैनिकों के लिए भोजन, उसके लिए तंबू और हाथी और घोड़ा के लिए चारा की व्यवस्था करना इसका काम था। सेना का एक पदाधिकारी होता था, सेना का एक पदाधिकारी हुआ करता था और सेना के पदाधिकारी को सेनापति कहा, सेनापति। और सेनापति को आप वर्तमान में कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, जिसको हम क्या कर रहे हैं? सेनापति। कमांडर इन चीफ होता था जो पूरी सेना पर नियंत्रण रखने का काम करती थी। अब बात करते हैं अगला, न्यायालय की बात करते हैं, मतलब अदालत। इसको हम कोर्ट भी कह सकते हैं। तो न्यायालय कहें, अदालत कहें या कोर्ट कहें, तो सबसे बड़ा बता दे कि सबसे बड़ा न्यायाधीश, सबसे बड़ा न्यायाधीश की यदि बात कर ले तो मौर्य काल में सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा होता था, क्योंकि राजा का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता था। और न्यायालय में मुकादमा की सुनवाई होती थी, किसी भी प्रकार के मुकादमा की सुनवाई न्यायालय में होती थी। और सामान्यतः मुकादमा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है दीवानी मुकादमा और दूसरा कौन था? फौजदारी मुकादमा। लेकिन दीवानी मुकादमा होता था, दूसरा फौजदारी मुकादमा। अब मन में प्रश्न होगा कि ये दीवानी मुकादमा क्या होता है? दीवानी मुकादमा क्या होता है? तो विवाह, तलाक, जमीन का विवाद, रुपया पैसा का विवाद जिस न्यायालय में सुना जाता था उसे दीवानी न्यायालय कहा जाता था। दूसरा
फौजदारी मुकदमा की बात करें तो मारपीट, खून खराबा, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, इन सब मुकदमा की सुनवाई, इन सब प्रकार के मुकदमा को फौजदारी मुकदमा कहते हैं। दूसरी बात, यदि न्यायालय की बात कर लें कि मौर्य काल में न्यायालय कितने प्रकार के थे, तो मौर्य काल में न्यायालय भी दो प्रकार के थे। न्यायालय दो प्रकार के थे। पहला जो था उसका नाम था धर्मस्थलीय न्यायालय, दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। मतलब न्यायालय दो प्रकार के थे, धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालय में दीवानी मुकदमा सुना जाता था और कंटक शोधन में फौजदारी मुकदमा को सुना जाता था। अब इसके बाद भी हम चर्चा करें हैं कि मौर्य काल में गुप्तचर की बात कर ले। गुप्तचर, अब गुप्तचर का मतलब क्या होता है? तो राजा को गोपनीय सूचना देने वाला, राजा को गोपनीय सूचना देने वाला जो तंत्र था, जो सिस्टम था, उसे गुप्तचर कहा जाता था। और मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहते हैं? गूढ़ पुरुष कहते हैं। और आपको बता दें कि मौर्य काल में जो गुप्तचर थे, मौर्य काल में गुप्तचर कितने प्रकार के थे? तो मौर्य काल में गुप्तचर दो प्रकार के थे। मौर्य काल में गुप्तचर कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे। एक का नाम था संस्था और दूसरे का नाम क्या था? संचारण। मौर्य काल में गुप्तचर कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे। एक का नाम क्या था? संस्था, दूसरे का नाम क्या था? संचारण। संस्था कौन था? तो एक ही स्थान पर रहने वाला। तो एक ही स्थान पर जो रहने वाला गुप्तचर था उसे संस्था कहते थे। और भ्रमण करने वाला जो भ्रमण करता था साधु के भेष में, सन्यासी के भेष में, वैश्या के भेष में, मतलब छंदम भेष धारण करके इधर उधर भटक कर गुप्त सूचना इकट्ठा करने वाले को यह कहा जाता था। उसके अलावा मौर्य काल में वैश्यावृत्ति भी होती थी। मौर्य काल में वैश्यावृत्ति को भी व्यवसाय का दर्जा दिया गया था, क्योंकि वैश्यावृत्ति से भी राजा को आय की प्राप्ति होती थी। वैश्या को मौर्य काल में गणिका कहा जाता था। मौर्य काल में वैश्या को गणिका कहा जाता था। और वैश्याओं पर नियंत्रण करने के लिए एक पदाधिकारी को बहाल किया गया था जिसका नाम था गणिका अध्यक्ष। आपको बता दें कि वैश्या दो प्रकार की होती थी। एक स्वतंत्र रूप से जो वैश्या वृत्ति करती थी उसका नाम था रूपा जीवा। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाले की रूपा जीवा कहा जाता था। यह वैवाहिक संबंध में नहीं बंदी होती थी। और बाकी कुछ जो ऐसे तो जो मजबूरीवश वैश्यावृत्ति करती थी उसे गणिका सामान्यतः कहा जाता था। जो वैश्या बूढ़ी हो जाती थी उसे कूटनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कूटनी कहा जाता था। अब सवाल है कि मौर्य काल में अगर हम राजस्व की बात करें, राजस्व के स्रोत कौन कौन थे
तो मौर्य काल में राजस्व की सबसे पहला अगर स्रोत की बात करें तो वह था भूमि कर। भूमि कर, और भूमि कर को भू राजस्व या इसको लगान कहा जाता था। मौर्य काल में भूमि कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत था। भूमि कर को भू राजस्व या लगान कहा जाता था। और भूमि कर के दर की बात करें कि दर कितना था, तो भूमि कर का दर उपज का 1/6 या उपज का 1/4 मौर्य काल में भूमि कर था। इसके अलावा नगर से भी राजा को आय मिलता था, और नगर से जो राजा को आय प्राप्त होता था उसे दुर्ग कहा जाता था। नगरों से प्राप्त आय को दुर्ग कहा जाता था। इसके अलावा राजा को जनपद से भी आय मिलता था, और जनपद से जो आय प्राप्त होता था उसे राष्ट्र कहा जाता था। चौथा, फल फूल की खेती। फल फूल की खेती से भी राजा को आय प्राप्त होती थी, और फल फूल की खेती से जो राजा को आय प्राप्त होती थी उसे सेतु कहा जाता था। उसके बाद मवेशी, जो चारागाह, जो दुधारू पशु थे, तो मवेशी, उन पर भी टैक्स लगाया जाता था, और मवेशी से जो आय प्राप्त होता था उसे ब्रज कहा जाता था। अब है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें। मौर्यकालीन यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि। मतलब लोगों के जीविका का मूल साधन क्या था? लोगों के अगर जीविका का साधन की बात करें तो लोगों के जीविका का मूल साधन क्या था? कृषि था। और आपको बता दें कि मौर्य काल में सरकारी भूमि को, मौर्य काल में जो सरकारी भूमि हुआ करती थी, सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था, और सरकारी भूमि की जो देखरेख करने वाला पदाधिकारी था उसका नाम था सीताध्यक्ष। तो सरकारी भूमि से जो आय प्राप्त होती थी वह पूरे राजा का होता था, लेकिन लोगों के पास निजी संपत्ति भी हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कृषि के विकास के लिए, सिंचाई के लिए सुदर्शन झील बनवाया था। और सुदर्शन झील किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य के सौराष्ट्र जिला में है। और इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। कृषि के साथ साथ लोग पशुपालन का भी काम करते थे, क्योंकि पशुपालन से दूध, मांस, ऊन, चमड़ा इसकी प्राप्ति होती थी। तो लोग पशुपालन भी क्या था? एक साधन था जीविका का। इसके अलावा क्या होता था? व्यापार भी। इस समय के लोग क्या करते थे? व्यापार। और व्यापार का परिभाषा होता है वस्तु का क्रय विक्रय करना। वस्तु का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। और मौर्य काल में व्यापार की बात करें तो मौर्य काल में व्यापार दो प्रकार के थे। एक आंतरिक व्यापार भी था, देश के अंदर जो व्यापार होता था उससे आंतरिक व्यापार, और देश के जो बाहर व्यापार होता था उससे बाह्य या विदेशी व्यापार कहते हैं। और विदेशी व्यापार किससे होता था? तो जल मार्ग से होता था। विदेशी व्यापार जल मार्ग से होता था। और विदेशी व्यापार के लिए मौर्य काल में बंदरगाह थे। बंदरगाह। और बंदरगाह कितने थे मौर्य काल में? 2। बंदरगाह उस स्थान को कहते हैं जहां पर जलयान मतलब पनिया जहाज ठहरता है। और बंदरगाह कितने कई गो थे? 2। एक पूर्वी किनारे, पूर्वी किनारे मतलब बंगाल में था। और पूर्वी किनारे का जो बंदरगाह था
उसका नाम था ताम्रलिप्ति, और दूसरा था पश्चिमी किनारे का बंदरगाह। और पश्चिमी किनारे का बंदरगाह कहां था? गुजरात में, जिसका नाम क्या था? भरौच। दो यहां पर क्या थे? बंदरगाह थे। उसके अलावा जो आंतरिक व्यापार थे, आंतरिक व्यापार सड़क के माध्यम से होता था और नदियों के माध्यम से भी होता था। एक मौर्य काल का जो सबसे बड़ा सड़क था, सबसे बड़ा सड़क की अगर बात करें कि मौर्य काल में सबसे बड़ा सड़क कौन था, तो ताम्रलिप्ति से पुष्कलावती, ताम्रलिप्ति से पुष्कलावती तक एक सड़क बना था, एक मार्ग बना था। इस मार्ग का नाम क्या था? उत्तरा पथ। मतलब ताम्रलिप्ति से पुष्कलावती तक जाने वाला जो मार्ग बना हुआ था, उस मार्ग का नाम क्या था? उत्तरा पथ। और ये जो उत्तरा पथ का मार्ग था, जो ताम्रलिप्ति से पुष्कलावती तक जाती थी, यह मौर्य काल का सबसे बड़ा क्या था? सड़क था। और इसी उत्तरा पथ के मार्ग के प्रमुख शहर की बात करें कि उत्तरा पथ के मार्ग का प्रमुख शहर कौन कौन था, तो प्रमुख शहर में आ जाएगा पाटलिपुत्र, दूसरा काशी, तीसरा प्रयाग, चौथा कौशाम्बी। तो ताम्रलिप्ति से पुष्कलावती तक जाने वाला जो मार्ग था, उसका नाम था उत्तरापथ। और उत्तरापथ के इसी मार्ग पर पाटलिपुत्र, काशी, प्रयाग और कौशाम्बी, और अंतिम जो शहर था वह तक्षशिला। ये 5 बड़े बड़े शहर मौर्य काल में थे, जो उत्तरापथ को सबसे दक्षिण वाला शहर ये था और सबसे उत्तर वाला तक्षशिला था। अब उद्योग की बात करते हैं कि मौर्य काल में कोई कारखाना था या नहीं। उद्योग कहें तब या कारखाना कहें तब, तो मौर्य काल में कारखाना भी था। और मौर्य काल का जो सबसे प्रमुख उद्योग की बात करें कि मौर्य काल का सबसे प्रमुख उद्योग कौन था, तो वह था वस्त्र उद्योग। मौर्य काल का सबसे प्रमुख उद्योग कौन था, तो मौर्य काल का सबसे जो प्रमुख उद्योग था वह वस्त्र उद्योग था। और मौर्य काल में एक शहर था बंगाल, यह मलमल के लिए फेमस था। किसके लिए? मलमल के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। मलमल सूती कपड़ा का एक किस्म था, इसके लिए प्रसिद्ध था। उसके अलावा मौर्य काल में हम सिक्का की बात करें, सिक्का और सिक्का का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में होता है, उसको हम मुद्रा शास्त्र के नाम से जानते हैं। और सिक्का की ढलाई जहां पर होती थी, उसको हम टकसाल कहते हैं। सिक्का की ढलाई जहां पर होती थी उसे टकसाल कहते हैं। और टकसाल के जो अध्यक्ष थे, टकसाल के एक अध्यक्ष होते थे जिसका नाम था लक्षणाध्यक्ष, और मुद्रा का रूप निरीक्षण करने वाले का नाम था, मुद्रा का डिजाइन आकार देखता था, उसका नाम था रूपदर्शक। मौर्य काल में सिक्का की बात करते हैं तो मौर्य काल में सिक्का किसका बनता था, तो मौर्य काल में सिक्का सोना का बनता था, चांदी का बनता था और तांबा का बनता था। तो मौर्य काल में जो सोना का सिक्का होता था, सोना के सिक्का का नाम था निष्क। मौर्य काल में जो चांदी के सिक्का बनते थे, चांदी के सिक्का का नाम था करशापन
और मौर्य काल में जो तांबा का सिक्का होता था उसका नाम था काकिनी। चांदी के सिक्का का नाम क्या था? काकिनी। हालांकि छोटे मोटे लेन देन में कौड़ी का प्रयोग छोटे मोटे लेन देन में होता था। छोटे मोटे लेन देन में कौड़ी का प्रयोग होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली भी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर वस्तु विनिमय प्रणाली भी चलती थी। ऐसे सबसे जो प्राचीन सिक्का था, सबसे जो भारत का प्राचीन सिक्का था, उस प्राचीन सिक्का का नाम था आहत या पंचमार्क सिक्का था। और आहत या पंचमार्क सिक्का तांबा प्लस चांदी का बना हुआ था। मौर्यकालीन स्थापत्य की बात करें, स्थापत्य कला की बात करें, स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन निर्माण कला। स्थापत्य कला का मतलब क्या होता है? भवन माने बिल्डिंग के डिजाइन बनाने की कला। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा अगर उदाहरण की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजा प्रसाद, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद। और चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कहां था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में एक जगह था कुम्हरार, यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? राजप्रसाद था। यह राजप्रसाद की सबसे बड़ी खासियत थी कि यह लकड़ी का बना हुआ था और इसमें कितने खंभे थे? 80 खंभा था। राजप्रसाद के भव्यता को फाहियान की बात कर लें तो फाहियान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित माना। कहा कि इंसान ने नहीं, इसे देवताओं ने, माने ईश्वर के द्वारा निर्मित किया गया है, भगवान के द्वारा इसे क्या किया गया है? बनाया गया है। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला मतलब भवन निर्माण कला का सर्वोत्तम उदाहरण यह था। स्तूप की बात करें, मौर्यकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्तूप का भी विकास हुआ था। और आपको पता है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार, अगर बौद्ध परंपरा की बात माने तो अशोक जो मौर्य वंश का तीसरा शासक थे, इन्होंने 84,000 स्तूप बनवाया था। 84,000 स्तूप का निर्माण इन्होंने कराया था। ह्वेनसांग कहते हैं कि हो सकता गलत हो, लेकिन ह्वेनसांग 80 स्तूप को देखा था अपनी आंखों से, जिसका चर्चा उन्होंने अपनी यात्रा विवरण में किया है। इन अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाया। इसमें सबसे बड़ा स्तूप की बात करें तो सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। मौर्यकालीन अगर हम लोक कला की बात करें, लोक कला, मौर्यकालीन अगर हम लोक कला की बात कर लें तो मौर्यकालीन लोक कला का सर्वोत्तम उदाहरण की बात करें कि मौर्य काल में लोक कला मतलब मूर्ति निर्माण कला, मूर्ति निर्माण करने की कला। और मौर्यकालीन लोक कला का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह है यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। यक्ष व यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन लोक कला का क्या है? सर्वोत्तम उदाहरण है। मौर्यकालीन लोक कला में मथुरा की बात कर लें तो मथुरा के
परखम ग्राम से यक्ष की मूर्ति मिली है और मणिभद्र से यक्षिणी की मूर्ति मिली है। यक्षिणी की मूर्ति मिली है और एक और मिला है पटना के दीदारगंज से चवर धारिणी यक्ष की प्रतिमा मिली है। हाथ में चवर मतलब पंखा डुलाते हुए चवर धारिणी यक्षिणी की प्रतिमा पटना के दीदारगंज से मिली है। मौर्य काल में एक लास्ट टॉपिक देख ले, शिक्षा की बात कर ले, शिक्षा का केंद्र की बात कर ले तो मौर्य काल में शिक्षा का एकमात्र केंद्र तक्षशिला था, क्योंकि तक्षशिला में ही एक विश्वविद्यालय था जिस विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी शिक्षा प्राप्त किया था। उनके पुत्र और पौत्र ने भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था। और मौर्य काल के प्रमुख विद्वान की बात करें तो सबसे पहला तो चाणक्य आपका आ जाएंगे, उसके बाद वसुबंधु उस काल के बहुत बड़े विद्वान थे। चाणक्य की रचना आपको पता है पहले से, अर्थशास्त्र, और वसुबंधु की वासवदत्ता। ये था मौर्य प्रशासन। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम होगा शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, मतलब ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में चर्चा कल के क्लास में होगी। धन्यवाद।